पिछली कड़ी में हमने देखा कि नरेंद्र नाथ दत्त एक ऐसे युवक थे जो ईश्वर को प्रमाण के बिना स्वीकार करने से इनकार करते। अपने पिता की मृत्यु के बाद धर्म की चुप्पी को ही उन्होंने महसूस किया, जिसने रामकृष्ण परमहंस से बहस की, जिसने अहंकार में टकराव की, भूख और भटकाव के बीच पूरे भारत को पैदल देखा और फिर 1893 में शिकागो के मंच पर खड़े होकर दुनिया को चौंका दिया। तब तक हम एक बात समझ चुके थे कि विवेकानंद यानी कि हमारे नरेंद्र नाथ दत्त अचानक नहीं बने थे, वे संघर्ष की आग में धीरे धीरे ढले थे। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक आध्यात्मिक वक्ता या शिकागो के नायक के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न यह है कि शिकागो के बाद क्या बदला? क्या वे केवल प्रसिद्धि लेकर लौटे या वे एक नई वैचारिक शक्ति बनकर भारत वापस आए? 1897 में जब वे भारत लौटे तो उनका स्वागत केवल एक संत की तरह नहीं बल्कि एक जागरण के प्रतीक की तरह हुआ। मद्रास, कोलकाता और लाहौर के भाषणों में उनका स्वर साफ था। भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं बल्कि मानसिक दास्ता है। वे कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो मैन मेकिंग हो, जो चरित्र गढ़े, जो व्यक्ति को निर्भीक बनाए। वे युवाओं से कहते हैं कि कमजोरी ही पाप है। यह वाक्य आध्यात्मिक उपदेश नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति की घोषणा थी। उनके व्याख्यानों में धर्म और राष्ट्र अलग अलग नहीं थे। वेदांत की व्याख्या करते हुए वे आत्मा की शक्ति की बात करते और उसी सांस में कहते कि जो राष्ट्र अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता वह गुलाम बना रहता है। उन्होंने संगठन, अनुशासन और सेवा को एक साथ रखा। 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन इसका उदाहरण था। ध्यान और कर्म दोनों एक साथ। इसी दौर में उनके विचारों का प्रभाव युवाओं पर स्पष्ट दिखने लगा। बाद में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वीकार किया कि विवेकानंद की वाणी ने उनमें आत्मगौरव जगाया। वे प्रत्यक्ष राजनीतिक नेता नहीं थे, पर उनका संदेश राजनीतिक चेतना को ऊर्जा दे रहा था। ब्रिटिश प्रशासन धार्मिक भाषणों से सीधे नहीं डरता था, लेकिन आत्मबल और संगठन की बात करने वाला युवा वर्ग उन्हें असहज करता था। विवेकानंद खुलकर विद्रोह का आह्वान नहीं करते, पर वे निर्भीकता की ऐसी परिभाषा देते हैं जो दास मानसिकता के विरुद्ध खड़ी होती है। फिर भी इस तेज की कीमत थी। निरंतर यात्राएं, अस्थिर स्वास्थ्य और गहन कार्य ने उनके शरीर को थका दिया। उन्होंने अपने निकट साथियों से कहा था कि वे 40 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका देहावसान हुआ। आधिकारिक कारण स्वास्थ्य संबंधी जटिलता बताया गया, जबकि उनके अनुयायियों ने इसे यौगिक समाधि कहा। तथ्य और आस्था के बीच की यह रेखा आज भी चर्चा में है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या विवेकानंद की भूमिका केवल प्रेरणादायक भाषणों तक सीमित थी या वे उस मानसिक क्रांति के सूत्रधार थे जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को आकार दिया? क्या उनके निजी पत्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो उन्हें केवल आध्यात्मिक नेता नहीं बल्कि वैचारिक राष्ट्र निर्माता साबित करते हैं?